Dear students, welcome to Amri Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Students, आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास का दूसरा पाठ, जिसका नाम है गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपना पहला पाठ पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं तथा उनका इसके इतिहास पर प्रभाव पढ़ा। हम अपने दूसरे पाठ में गुरु नानक देव जी के समय की राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने आज के टॉपिक में राजनीतिक अवस्था में लोधी सुल्तानों के अधीन का पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ई बुक के पेज नंबर 8 और 9 पर है। आओ अपना पाठ शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ। उनके जीवन काल से पहले के पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ के शासक कमज़ोर तथा परस्पर फूट के शिकार थे। पंजाब पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इस समय के शासकों में धार्मिक कट्टरता थी। हिंदू समाज कई जातियों व उपजातियों में बटा हुआ था। महिलाओं की अवस्था बड़ी दयनीय थी। लोग सदाचार को भूल कर चुके थे और व्यर्थ के भ्रमों में फंसे हुए थे। बच्चों, गुरु नानक देव जी से पहले पंजाब की राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय थी। ये प्रदेश उन दिनों लाहौर प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था और दिल्ली सल्तनत का अंग था। परंतु दिल्ली सल्तनत की शान अब जाती रही थी। इसलिए केंद्रीय सत्ता की कमी के कारण पंजाब के शासन में शिथिलता आ गई थी। शिथिलता मीन कमज़ोर हो गई थी। उस समय पंजाब में निरंकुश शासन था। निरंकुश मीन कि अपनी मर्जी करने वाले, दूसरों की ना सुनने वाले। इस काल में दिल्ली के सभी सुल्तान निरंकुश थे। राज्य की सभी शक्तियाँ उन्हीं के हाथों में केंद्रित थी। उनकी इच्छा ही कानून था। ऐसे निरंकुश शासक के अधीन प्रजा के अधिकारों की कल्पना करना भी व्यर्थ था। लोधी शासकों के अधीन सारा देश षड्यंत्रों का अखाड़ा बना हुआ था। सिकंदर लोधी के शासनकाल के अंतिम वर्षों में सारे देश में विद्रोह होने लगे। इब्राहिम लोधी के काल में तो इन विद्रोहों ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। उसके सरदार तथा दरबारी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे थे। प्रांतीय शासक या तो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयास में थे, या फिर सल्तनत के अन्य दावेदारों का पक्ष ले रहे थे। परंतु वे जानते थे कि पंजाब पर अपना अधिकार किए बिना कोई भी व्यक्ति दिल्ली का सिंहासन नहीं पा सकता। इसलिए सभी सूबेदारों की दृष्टि पंजाब पर ही टिकी हुई थी। फलस्वरूप सारा पंजाब अराजकता की लपेट में आ गया था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब में अन्याय का नंगा नाच हो रहा था। शासक वर्ग भोग विलास में मग्न था। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो चुके थे तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते थे। इन परिस्थितियों में उनसे न्याय की आशा करना व्यर्थ ही था। इस काल में पंजाब युद्धों का अखाड़ा बना हुआ था। सभी पंजाब पर अपना अधिकार जमा कर दिल्ली की सत्ता हथियाने के प्रयास में थे। सरदारों, सूबेदारों तथा दरबारियों के षड्यंत्र तथा महत्वाकांक्षाओं ने अनेक युद्धों को जन्म दिया। इस समय इब्राहिम लोधी और दौलत खां लोधी में संघर्ष चला। आगे है राजनीतिक अवस्था, पॉलिटिकल कंडीशंस। लोधी सुल्तानों के अधीन का पंजाब अंडर द लोधी सल्तनत। सबसे पहले शासक थे बेलोल खां लोधी। दिल्ली का सम्राट बनने के उपरांत बेलोल खां लोधी ने ततार खां को पंजाब का तथा शहजादा निज़ाम खां सिकंदर लोधी को सरहिंद का निज़ाम बनाया। बेलोल खां लोधी ने शेख यूसुफ को मुल्तान का निज़ाम नियुक्त करने का फैसला किया और ततार खां तथा अपने पुत्र
बारबक शाह को उसकी सहायता के लिए मुल्तान जाने का हुक्म दिया, पर हुसैन ने शाही फौजों को परास्त कर दिया। इस प्रकार दक्षिण पंजाब का उप प्रांत बेलोल लोदी के हाथों से निकल गया। मुल्तान की स्वतंत्रता से प्रेरित होकर पंजाब के निज़ाम ततार खां ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बेलोल लोदी ने ततार खां को सबक सिखाने के लिए अपने पुत्र निज़ाम खां सिकंदर लोदी को भेजा। निज़ाम खां ने ततार खां को करारी हार दी। पंजाब में फिर से लोदी राज्य स्थापित हो गया। सेकंड राजा थे सिकंदर लोदी। बेलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह बना। वह लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध बादशाह माना जाता है। उसने अपने राज्य प्रबंध को केंद्रित किया तथा अपने सरदारों व जागीरदारों पर पूरा नियंत्रण रखा। उसने केंद्रीय पंजाब का निज़ाम दौलत खां लोदी को नियुक्त किया। उसके प्रांत की सीमाएं भेरा सरगोदा से लेकर सरहिंद तक थीं। दीपालपुर भी पंजाब का एक शक्तिशाली उप प्रांत था, पर दुआबा चर्च में गखड़ों का बोलबाला था। इन सभी शासकों में से दौलत खां लोदी का पद ऊंचा था, क्योंकि सिकंदर लोदी उसे लोदियों के कबीलों के 4 मुख्य सरदारों में से एक मानता था। दिल्ली का लोदी सम्राट उनसे कर वसूल करता था तथा उनके स्थानीय प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था, ताकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत दोनों के कारण कहीं वह विदेशी शासकों से सांठगांठ ना कर ले। इस तरह से सिकंदर लोदी के समय पंजाब लोदी साम्राज्य का नाम मात्र का ही भाग था। इस सिकंदर लोदी प्रजा की शिकायतों को दूर करना अपना फर्ज समझता था। इसका फर्ज तथा इंसाफ केवल मुसलमानों तक सीमित था। वह हिंदुओं से घृणा करता था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों तथा मंदिरों को तोड़ना उसका शौक था। इब्राहिम लोदी नेक्स्ट है। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह सूझबूझ वाला तथा समझदार था। वह एक बहादुर सिपाही तथा काफ़ी हद तक सफल जर्नैल था। वह मेहनती व ईमानदार था, परंतु वह अपने शासनकाल में बुरी तरह से असफल रहा। चाहे वह सवे पठान था, परंतु वह पठानों के स्वभाव तथा आचरण को अच्छी तरह से नहीं समझ सका। उसने अपने पिता तथा दादा की नीति को छोड़कर पठानों में कड़ा अनुशासन स्थापित करना चाहा। पठान स्वभाव से ही प्रजातांत्रिक थे, इसलिए वह बादशाह को एक सरदार से ज़्यादा नहीं मानते थे। उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप भेरा से लेकर बिहार तक इब्राहिम का राज्य केवल नाम मात्र का ही रह गया। ऐसे लोदी राज्य का पंजाब एक सूबा था। उस समय का पंजाब एक संगठित राज्य नहीं था। वह लाहौर तथा मुल्तान 2 सूबों में बटा हुआ था। पंजाब का सूबा आगे छोटे छोटे परगनों में बटा हुआ था, जैसे सरहिंद, सुल्तानपुर तथा दीपालपुर। ये परगने कभी कभी सीधे दिल्ली के बादशाह के अधीन होते थे। बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा कि गुरु नानक देव जी के समय पंजाब में लोदियों का शासन चल रहा था। लोदी वंश का सबसे पहला शासक मीन्स राज्य का कार्य चलाने वाला बेलोल खां लोदी था, पर वह अपने आप को राजा, महाराजा या बादशाह नहीं बल्कि सुल्तान कहते थे। इसलिए लोदी वंश का पहला सुल्तान बेलोल खां लोदी था। उसने 1450 से लेकर 1499 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासक बनने के बाद तातार खां को पंजाब और सिकंदर लोदी को उसने सरहिंद का निज़ाम बनाया और शेख यूसुफ को मुल्तान का सुल्तान
मुल्तान का शासक बनाना चाहता था और उसकी सहायता के लिए उसने अपने दूसरे पुत्र बारबक शाह को उसकी मदद करने के लिए भेजा। उसने मुल्तान को हथियाने की कोशिश की पर वह ऐसा ना कर सका क्योंकि उसके नुमाइंदे मुल्तान के हुसैन से हार गए। जब ततार खां ने ये सब देखा तो उसे लगा कि वह भी पंजाब का स्वतंत्र शासक बन सकता है, तो उसने भी विद्रोह कर दिया, पर उसका विद्रोह सफल न हो सका और वह सिकंदर लोदी से हार गया। बच्चों, बहलोल खां लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बहलोल खां लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी 1499 ईस्वी में सुल्तान बना। सिकंदर लोदी एक शक्तिशाली शासक था। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। उसने जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उदाहरण स्वरूप कृषि में सुधार किए गए और जरूरी चीज़ों की कीमतें कम की। 1530 ईस्वी में उसने आगरा शहर को स्थापित किया, मतलब बसाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अपने राज्य प्रबंध को केंद्रित किया तथा अपने सरदारों एवं जागीरदारों पर पूरा नियंत्रण रखा। उसने दौलत खां लोदी को पंजाब राज्य का निज़ाम नियुक्त किया। उस समय पंजाब प्रांत की सीमाएं भेरा से लेकर सरहिंद तक थीं। दीपालपुर भी पंजाब का एक शक्तिशाली उप प्रांत था, परंतु ये प्रांत नाम मात्र ही लोदी साम्राज्य के अधीन था। सिकंदर लोदी एक प्रजाहितकारी शासक था और वह उनकी शिकायतों को दूर करना अपना कर्तव्य समझता था, परंतु इस कथन पर मतभेद है। मुस्लिम इतिहासकार सिकंदर लोदी को एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान तथा प्रजाहितैषी शासक मानते थे, परंतु डॉक्टर इंदु भूषण बनर्जी इस मत के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि सिकंदर लोदी की न्यायप्रियता अपने वर्ग मतलब मुसलमान लोगों तक ही सीमित थी। उसने अपनी हिंदू प्रजा के प्रति अत्याचार और असहनशीलता की नीति, मतलब जब कोई सिर्फ अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे के धर्म का अनादर करता है तो उसे असहनशील कहा जाता है, की नीति का परिचय दिया। उसने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और उनके मंदिरों को गिरवाया। हजारों की संख्या में हिंदू सिकंदर लोदी के जुल्मों का शिकार हुए। बच्चों, सिकंदर लोदी ने 1517 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी को दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह एक वीर सिपाही तथा काफ़ी सीमा तक सफल जर्नैल था, पर उसने अपने दादा और पिता की नीति को नहीं अपनाया। वह एक पठान था। वह पठानों के स्वभाव को जानता था, पर फिर भी उसने उनको डिसिप्लिन में रखना चाहा और कंट्रोल करना चाहा। बच्चों, पठान काफ़ी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वे अपने बनाए नियमों पर ही चलना पसंद करते हैं। वह किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते और वह दिल्ली में शासन करने वालों को सिर्फ एक सरदार ही समझते थे और अपने आप को किसी के अधीन नहीं समझते थे। इब्राहिम लोदी ने यहीं पर गलती की। वह पठानों के स्वभाव को समझ नहीं पाया और उसने उनको कंट्रोल करना चाहा। पठानों ने विद्रोह कर दिया। इब्राहिम लोदी उनके विद्रोह को दबाने में असफल रहा, जिस वजह से उसका राज्य नामात्र का रह गया। बच्चों, इस ऑडियो को अच्छी तरह पढ़ के तथा सुन के और ई बुक के पेज नंबर 8-9 को पढ़ के मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं और मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए भेजने हैं। आपके प्रश्न हैं, MCQ हैं। पहला है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1269 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1469 ईस्वी में, थर्ड है 1562 ईस्वी में, फोर्थ है 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट भी MCQ ही है। सेकंड है, लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध बादशाह
माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी को, सेकंड ऑप्शन है दौलत खां लोदी को, थर्ड ऑप्शन है इब्राहिम लोदी को, फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर लोदी को। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहलोल खां लोदी कौन था? नेक्स्ट आपका फिलअप है, सिकंदर लोदी को डैश माना जाता है। फिफ्थ आपका ट्रू फॉल्स है, बहलोल खां लोदी पठानों के स्वभाव को समझ गया था। ये स्टेटमेंट सही है या गलत?